ऑक्सीजन एटम। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बताया जा रहा है नोमेनक्लेचर ऑफ ईथर्स। ईथर्स का जब नोमेनक्लेचर किया जाता है कॉमन सिस्टम में, तो कॉमन सिस्टम में इसका नोमेनक्लेचर करने पर हमको ये बात पता चलती है कि जो भी एल्किल ग्रुप इससे अटैच रहते हैं उन एल्किल ग्रुप का नाम लिख लो और सेंटर में जो ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप है जिसको ईथर बोला जाता है उस ईथर का नाम लिख दीजिए। अभी मैंने जैसे आपको नोमेनक्लेचर करके बताया, यहाँ पे 2 इथाइल ग्रुप अटैच है तो डाई हो जाएगा, डाई इथाइल, और इसको क्या बोलोगे, ईथर बोलोगे। ऐसे ही ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, कौन पहले आएगा, इथाइल, तो इथाइल प्रोपाइल क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ऐसे ही आप इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इस CH से एक कार्बन एटम से 2 सेम ग्रुप अटैच हैं, कौन सा टर्म यूज करते हैं, आइसो का टर्म यूज करते हैं। तो ये आइसो, देन 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल, देन यहाँ पे मिथाइल है, क्या हो जाएगा, ईथर हो जाएगा। ऐसे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। ऐसे अदर नोमेनक्लेचर भी यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है IUPAC नोमेनक्लेचर। जो ईथर्स होते हैं उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, देखिए इसमें जनरली कोई केमिकल कंपाउंड आपको दिया हुआ रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 CH3 ग्रुप अटैच हैं, तो यहाँ से इस CH3 और इस ऑक्सीजन को मिक्स करोगे तो इस एल्केन के साथ ये क्या बन जाएगा, मेथॉक्सी बन जाएगा। इसको मेथॉक्सी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज यहाँ पे मिथाइल ग्रुप अटैच है और उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑक्सी जो टर्म है, एल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन हम बना रहे हैं IUPAC सिस्टम के थ्रू। तो ये हमारा मेथॉक्सी और सिंगल कार्बन एटम है तो हम क्या बोलेंगे, इसको मीथेन बोलेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये मेथॉक्सी हो जाएगा, CH3O आपका मेथॉक्सी हो गया और C2H5 अटैच है तो ये क्या हो जाएगा, इथेन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप देखोगे तो यहाँ पे C2H5 के साथ ऑक्सीजन अटैच है, ये आपका एथॉक्सी हो जाएगा और 2 कार्बन एटम के बेसिस पे इसको क्या बोलेंगे, हम इथेन बोलेंगे। ठीक है, और फिर हमारा यहाँ पे मेथॉक्सी और ये 3 कार्बन एटम के बेसिस पे प्रोपेन हो जाएगा और ये साइक्लिक फॉर्म पे है, इसको एपॉक्सी, देन 2 कार्बन एटम है तो क्या बोला गया, इथेन बोला गया। ठीक, ऐसे बहुत सारे IUPAC नोमेनक्लेचर जो होते हैं यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस करिएगा। मैंने तरीका बता दिया है कि आप कैसे करोगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो बताया जा रहा है दैट इज आइसोमेरिज्म इन ईथर। ठीक है, ईथर्स जो होते हैं एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन कौन से आइसोमर को शो करता है, आइसोमर जिसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए। तो सबसे पहला आइसोमेरिज्म ये जो शो करता है दैट इज अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब एक केमिकल कंपाउंड मुझे दिया जाएगा और वो केमिकल कंपाउंड मैक्सिमम 2 फंक्शनल ग्रुप को क्या कर सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, इन सेंटर एटम ऑक्सीजन से ये अटैच हुए और एक कार्बन से 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 3 ऑक्सीजन, तो ये हमारा एक ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप बन गया। अब इसी चीज को मैं इस फॉर्म पे भी लिख सकती हूँ, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को दूंगी तो OH बन जाएगा और CH2OH बन जाएगा, तो ये अल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप आपका बन जाएगा। ठीक है, पहले मैंने जो फंक्शनल ग्रुप बनाया वो कौन सा है आपका, एक बोला जाए डाइमिथाइल ईथर का, और सेकंड जो बताया वो इथाइल अल्कोहल का है। ऐसे ही इस एल्किल की जगह पे कोई एरोमेटिक कंपाउंड अगर आपको गिव किया जाए तो एक बार आप ईथर बनाइएगा और दूसरी बार क्या बना दोगे, अल्कोहल बना दोगे। तो इस तरीके से आपको ईथर का क्या मिल जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इसमें बताया जा रहा है मेटामेरिज्म, इसी का आइसोमेरिज्म का सेकेंड पॉइंट है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, देखिए जब भी कोई केमिकल फॉर्मूला आपको दे दिया जाएगा तो उस केमिकल फॉर्मूला को डिसोसिएट करके, ये मेटामेरिज्म किसका है, ईथर का है। ठीक है, ईथर का एक केमिकल फॉर्मूला, इसको डिसोसिएट किया तो क्या बना, 2 हमारे, एक इथाइल इधर बना, एक इथाइल इधर बना और सेंटर पे अल्कोहल है। ठीक है, तो ये आपका डाइइथाइल ईथर बन गया, ये एक आइसोमर हो गया। लेकिन मेटामेरिज्म का मतलब ये है कि एक बार एक एल्किल ग्रुप जो ऑक्सीजन से अटैच है वो डिफरेंट होना चाहिए, फिर जो एल्किल ग्रुप है वो डिफरेंट होना चाहिए। तो पहले मैंने इथाइल लिया था, अब मैंने क्या किया, सिर्फ इधर मिथाइल को ले लिया और इस कार्बन को इस वाले कार्बन के साथ ज्वाइन कर दिया, तो अब इधर दूसरा एल्किल ग्रुप हो जाएगा, इधर प्रोपाइल हो जाएगा, इधर मिथाइल हो जाएगा। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म हो जाएगा, मिथाइल प्रोपाइल ईथर, हम इसको इस फॉर्म पे इंडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे
मतलब एल्किल ग्रुप का चेंज हो जाना ऑन दैट पोजीशन, तब हम उसको किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं, मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म हम उसको बोल सकते हैं। इसके अनदर फॉर्म भी अगर आप क्रिएट कर सकते हो तो इस टाइप पे बना सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बताया जा रहा है दैट इज अ चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म आप सभी जानते हैं दो तरीके का हो सकता है, एक स्ट्रेट चेन के फॉर्म पे हो सकता है और एक आपका कौन से फॉर्म पे, ब्रांच्ड चेन के फॉर्म पे हो सकता है। तो यहाँ पर C5H12O को लेते हुए ईथर का मुझे एक क्या बनाना है, चेन आइसोमेरिज्म। तो यहाँ पे देखिए टोटल कार्बन एटम 5 लेते हुए ये फर्स्ट पोजीशन पे आपका क्या आ गया है, मेथॉक्सी आ गया है यहाँ पे। अगर सेकेंड हम करेंगे तो यहाँ से किसी भी एक कार्बन को ब्रांच्ड फॉर्म में क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक मिथाइल को ब्रांच्ड फॉर्म पे निकाल दिया, केमिकल फॉर्मूला इसका अलग है बट इसका जो स्ट्रक्चर अलग है बट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है पोजीशन आइसोमेरिज्म। मतलब जो ईथर प्रेजेंट है वो कभी फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट हो सकता है, कभी सेकंड पे, कभी थर्ड पे, ऐसे वो डिफरेंट पोजीशंस पे क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है, वो बताया जा रहा है। पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात की जाए तो यहाँ पे C4H10 का एक एग्जांपल दिया गया है। इस C4H10 यहाँ पे O आएगा, तो 1 मेथॉक्सी प्रोपेन बन गया, ये फर्स्ट कार्बन एटम, ये सेकंड कार्बन एटम, ये थर्ड कार्बन एटम, और इतने पार्ट को क्या बोला जाएगा, मेथॉक्सी बोला जाएगा। ऐसे ही देखिए ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा और यहाँ पे ये थर्ड हो जाएगा, तो इतना पार्ट हमारा क्या कहलाएगा, मेथॉक्सी। और ये मेथॉक्सी कौन से पोजीशन पे आया, सेकंड पोजीशन पे आया, इस वजह से इसको 2 मेथॉक्सी प्रोपेन बोला जा रहा है। तो जो ईथर होते हैं वो पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करने की भी एबिलिटी रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो बताया जा रहा है दैट इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर। मतलब ईथर को किस तरीके से बनाया जाता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। तो जनरली ये जो केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है इसके बारे में आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, इसको वुड्ज रिएक्शन बोला जाता है। इन अ वुड्ज रिएक्शन कोई भी एल्किल हैलाइड आपका ईथर के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम मेथॉक्साइड है ये, इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेता है, एक ईथर का प्रोडक्ट बना लेता है। RX, R की जगह पे कोई एल्किल ग्रुप आएगा, X पे आपका हेलोजन आएगा, वो हेलोजन इस सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaX बना लेगा। यहाँ पे X है इस वजह से दिया हुआ है, जैसे सपोज Cl रहता तो क्या बन जाता, NaCl बन जाता। ये दोनों रिप्लेस हो गए तो ये R इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, ईथर प्रिपेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हम ईथर को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, उसी चीज को बताया गया है, देखिए वहां पे जनरल फॉर्मूला दिया गया था। यहाँ पे आपका एक एल्किल हैलाइड है दैट इज अ मिथाइल क्लोराइड आर रिएक्ट विद सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से ये NaCl रिमूव हो जाएगा और ये CH3 आके इस ऑक्सीजन से क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, डाई एल्किल ईथर बन जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विलियमसन सिंथेसिस का प्रोसेस बोला जाता है। विलियमसन सिंथेसिस के प्रोसेस में हमारा कौन सा प्रोडक्ट बनता है पूछा जाएगा तो ईथर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हमारा बनता है। अब इसी चीज विलियमसन सिंथेसिस का यहाँ पे मैकेनिज्म बताया जा रहा है। इस मैकेनिज्म में ये बोला जा रहा है कि हमने एक प्रोडक्ट लिया था दैट इज ROH, कोई अल्कोहल हमने लिया, ठीक है, इसका रिएक्शन मैंने सोडियम के साथ कराया, जैसे ही मैं इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराती हूँ ये क्या बना लेता है, सोडियम एल्कोक्साइड बना लेता है। और सोडियम एल्कोक्साइड बना के कौन सी गैस, इस हाइड्रोजन, यहाँ पे जो OH था 2 था तो H2 क्या हो गया, रिमूव हो गया और 2 सोडियम के साथ इस RO ने क्या किया, रिएक्ट कर लिया और सोडियम एल्कोक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई। ये सोडियम एल्कोक्साइड जब भी किसी एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम उस हैलोजन के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट प्रोडक्ट बना लेगा और हमको हमारा क्या मिल जाएगा, ईथर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म हो जाता है विलियमसन सिंथेसिस का। इसके बाद कुछ अनदर रिएक्शंस भी यहाँ दिए हुए हैं। नेक्स्ट विलियमसन मेथड का एक ईथर प्रिपरेशन का एक प्रोसेस बताया गया है जो कि लैबोरेटरी प्रिपरेशन का मेथड है। देख लीजिएगा आप लोग इसके बारे में कि इसमें क्या बताया जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक इसमें जो बताया जा रहा है देखिए,
एल्कोहल, हाउ टू प्रिपेयर ईथर फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से आप कैसे ईथर को बना सकते हो वो यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें जनरली कौन सा प्रोसेस, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस किया जा रहा है। डिहाइड्रेशन किसको बोला जाता है, वाटर को रिमूव करना। कोई भी केमिकल कंपाउंड अगर आपके पास प्रेजेंट है तो उस केमिकल कंपाउंड से इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, देखिए जब भी आप डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कराते हैं तो एज अ कैटलिस्ट फॉर्म जब अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हम किसको लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म पे होता है। और इस समय जो मीडियम का टेम्परेचर रखा जाता है वो कितना होता है, वो 413 केल्विन होता है। ठीक है, ये हमारा एक अल्कोहल है, ये भी मेरा एक अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल से मैं कौन सा प्रोसेस कर रही हूँ, डिहाइड्रेशन का प्रोसेस कर रही हूँ हीटिंग के थ्रू इन द प्रेजेंस ऑफ अ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो दोनों अल्कोहल से जो वाटर मॉलिक्यूल है वो रिप्लेस हो जाएगा और दोनों ही आपके एल्किल ग्रुप ऑक्सीजन से क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, डाई एल्किल ईथर बन जाएगा। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, इस एल्किल की जगह पे हमने क्या लिया, इथाइल लिया, और इस इथाइल से हमने ऑक्सीजन सॉरी हाइड्रोजन और OH ग्रुप को रिप्लेस कर दिया इन दी फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो इसका डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब जो वाटर मॉलिक्यूल इस केमिकल कंपाउंड में प्रेजेंट था वो रिमूव हो गया और हमको क्या मिल गया, दो इथाइल एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है तो इसको डाई इथाइल क्या बोला जाएगा, ईथर बोला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट तरीका इसमें बताया गया है ईथर और कैसे बनाया जा सकता है। तो जब भी हम किसी डाईएजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं या डाईएजो कोई हमारे पास यहाँ पे मीथेन दिया हुआ है उसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ रेड्यूसिंग एजेंट, तो हमको क्या मिल जाता है, ईथर मिल जाता है। देखिए यहाँ पे अल्कोहल है, ये CH2N2 के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ से N2 गैस क्या हो जाएगी, इवापोरेट हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी और ये CH2 इस H के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा और CH3 ग्रुप इस ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, एक तरीके का ईथर, जहाँ पे ये R आपका कोई भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे इस R की जगह पे एक एल्किल ग्रुप गिव किया गया है, दैट इज अ C2H5OH। अब ये CH3 इस H को गेन करके क्या बना लेगा, CH3 बना लेगा और यहाँ पे C2H5 है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आपका बन के आएगा वो क्या हो जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर बन के आएगा और नाइट्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। ठीक, कोई भी 3 मेथड आप याद रखोगे। इसी तरीके से लेबोरेटरी प्रिपरेशन का एक रिएक्शन यहाँ पे बताया गया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए लैब में कैसे ईथर को बनाया जाता है वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो लैब में भी हम उसी प्रोसेस का ही यूज करते हैं जो हमने अभी देखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये आपका अल्कोहल है, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H5OH हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड से इसके प्रेजेंस में ही इसका हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो ये इसके साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बना लेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देगा और बाकी बचा प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा C2H5HSO4, जिसको इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बोला जाता है। यहाँ पे ये इथाइल है, देन हाइड्रोजन है और SO4 आपका क्या हो जाएगा, सल्फेट हो जाएगा एट अ 110 डिग्री सेल्सियस केल्विन पे। अब ये इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट फिर से किसके साथ, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा। अल्कोहल के साथ जैसे ही ये रिएक्ट करेगा, अल्कोहल में प्रेजेंट जो हाइड्रोजन है वो HSO4 से रिएक्ट करके H2SO4 बना लेता है और दो इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन से अटैच होकर डाईइथाइल ईथर फॉर्म कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, विलियमसन सिंथेसिस का प्रोसेस बोला जाता है, या फिर एस्ट्रिफिकेशन का भी आप प्रोसेस इसको बोल सकते हो। एस्टिफिकेशन में जनरली जो केमिकल इन्वॉल्व होते हैं वो आपका एसिटिक एसिड और अल्कोहल होता है, उस पे एस्टर बनता है, ईथर नहीं बनता, इस बात को याद रखिएगा। और ये किस तरीके से आपको सारे एपरेटस को सेटअप करना है और सेटअप करने के बाद आप उस पे केमिकल लोगे। देखिए यहाँ पे आपने एक डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, इस पे इथाइल अल्कोहल आपने डाला और साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला। जैसे ही इथाइल अल्कोहल में कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे वो आपस में मिक्स होगा और जब उसको फ्लेम पास होगा 110 डिग्री सेल्सियस का, तो वो क्या बना लेगा, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना लेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल कुछ बनते जाएंगे, मतलब डाइल्यूटेड बनेगा, हम ये बोल सकते हैं। अब इस इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट में हम फिर से क्या ऐड कर रहे हैं,
स्टैंड के थ्रू हम इस पे इथाइल अल्कोहल को ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे इथाइल अल्कोहल को ऐड करते जाते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनता जाता है और साथ ही हमारा ईथर बनता जाता है। ये ईथर इस पाइप से पास होता हुआ, जिसको वाटर कंडेंसर बोला जा रहा है, इस ट्यूब पे कनेक्ट होता जाता है और यहीं पर हम ईथर को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है, जो भी वाटर इस ईथर में प्रेजेंट होता है उसको इस आउटलेट के थ्रू क्या किया जाता है, लैब में कलेक्ट कर दिया जाता है और इस तरीके से हमको ईथर बना हुआ मिल जाएगा। दिस इज अ लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड ऑफ अ ईथर, जिसको हम विलियमसन सिंथेसिस का प्रोसेस भी क्या करते हैं, के फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें बताया गया है वो है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वही चीज इसमें दी हुई है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। और जो ईथर आपका बनेगा उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए ईथर की, तो ईथर के जो लोअर मेंबर्स होते हैं जैसे कि मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, 3 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, तो उसको हम लोअर मेंबर्स के फॉर्म पे क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डाइमिथाइल ईथर और मिथाइल इथाइल ईथर का, तो वो कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करता है, गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। जबकि जो आपके हायर मेंबर्स होते हैं जैसे C5 हो गया, C6 हो गया, हायर मेंबर्स जो होते हैं वो वोलेटाइल लिक्विड के फॉर्म पे क्या होते हैं, मतलब वेपराइज्ड लिक्विड जो होता है उस फॉर्म पे नेचर पे एग्जिस्ट करते हैं। लोअर मेंबर गैसियस स्टेट में और हायर मेंबर्स लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट जैसे जैसे ईथर का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है डाइइथाइल ईथर, 2 इथाइल ग्रुप एक ईथर से अटैच है। एन ब्यूटाइल अल्कोहल, मतलब कार्बन की क्वांटिटी यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी 2 थी और यहाँ पे कार्बन की क्वांटिटी 5 थी। तो मॉलिक्यूलर मास जब हम उसका पता करते हैं तो डाइइथाइल का कितना है 74, एन ब्यूटाइल का पता करते हैं तो 74 आता है और पेंटेन का पता करते हैं तो 72 आता है। मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने आपको बताया था और उस मास के बेसिस पे जब हम इसका बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमको किसका मिला है, एन ब्यूटाइल अल्कोहल का मिला है, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एटम से साइड से सॉरी ऑक्सीजन से डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपके ब्यूटाइल ग्रुप है वो अटैच रहेंगे। देखिए इसमें एक डिफरेंस क्या है, मैंने ईथर सोच के आपको बताया, ये आपका ईथर है, ये आपका अल्कोहल है और ये आपका जनरल एक हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, सभी ईथर नहीं है, सभी ईथर होते तो क्या होता, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाता, इंक्रीज होता जाता। लेकिन यहाँ पे ये जो फर्स्ट कंपाउंड दिया हुआ है ये ईथर है, सेकंड कंपाउंड जो दिया हुआ है ये अल्कोहल है और नेक्स्ट कंपाउंड जो आपका दिया हुआ है ये नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है एक नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का होता है और उसके बाद सॉरी ईथर का है और उसके बाद आपके नॉर्मल हाइड्रोकार्बन का है और फिर किसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, अल्कोहल का। मतलब अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज्यादा होता है। सिर्फ ईथर की बात की जाए तो यहाँ पे सिर्फ ईथर का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये आपका डाइमिथाइल ईथर है, ये आपका इथाइल मिथाइल ईथर है, देन डाइइथाइल ईथर और फिर आपका इथाइल प्रोपाइल ईथर और फिर आपका इथाइल ब्यूटाइल ईथर है। तो जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास देखिए, फर्स्ट वाले का 46, देन 60, 74, 88 और 102 है। मतलब जैसे जैसे इसका मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट वाले का 250, देन 283, 307, देन 336, देन 366। तो इससे ये बात पता चलती है कि जैसे जैसे ईथर का मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, एक और यहाँ पे अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो अल्कोहल के कंपैरिजन में जो ईथर होता है वो लेस सॉल्युबल होता है वाटर में। देखिए यहाँ पे इस बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है बोल के बताया जा रहा है। डेंसिटी की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये रीजन है और डेंसिटी की बात की जाए तो सारे ईथर वाटर के कंपैरिजन में क्या होते हैं, काफी लाइटर होते हैं, मतलब लाइटर वेट के होते हैं। इनकी डेंसिटी पे ज्यादा
उसके कंपैरिजन में नहीं होता है, अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा डेंस ये नहीं होता है। ठीक है, कल की क्लास में हम केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए।